सभी को सुप्रभात। फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन पार्ट 4। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ चुके हैं, किरण आरेख के बारे में पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है यहाँ तक पढ़ चुके हैं। बात शुरू कहाँ से करना है हमको? गोलीय दर्पण से शुरू करना है आज। तो आज कहाँ से शुरू करेंगे लोग? गोलीय दर्पण से। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं लोग। देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, कोई भी गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे कि गोलीय दर्पण उस दर्पण कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। यानी जहां से परावर्तन करना है, जो परावर्तक सतह लेंगे वो किसी गोले से काटकर निकाला गया होगा, उसे ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो देखिए, एक दर्पण पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा दर्पण याद है? समतल दर्पण। ठीक है, और ये क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। समतल दर्पण उस दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, और गोलीय दर्पण उस दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो? वक्र हो, गोल हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ये दूसरा परिभाषा हो गया। ठीक है, तब आइए देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक गोला है। ठीक है, ये गोला ले रहे हैं और ये गोला कैसा होना चाहिए? कांच का होना चाहिए। ठीक है, ये गोला किसका होता है? कांच का होता है। और ये गोला किस एक और इसका गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका गुण? वह क्या होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। खोखला मतलब समझ रहे हैं? खोखला गोला किसे कहते हैं? जो अंदर से क्या हो? खाली हो, अंदर उसके मांस नहीं हो। ठीक है, जैसे कचकाला का गेंद देखे होंगे बैट बॉल खेलते समय, जो कचकाला का बॉल होता है, गेंद होता है, अंदर से क्या होता है? खाली होता है, केवल उसके ऊपर बाहरी आवरण होता है, उसे ही कहते हैं खोखला गोला। तो जब ये गोला लिया जाता है तो इस गोले को आप दो प्रकार से काट सकते हैं। एक का क्या कीजिएगा? परावर्तक एक का सतह उठा हुआ रहेगा, यानी उभरी हुई रहेगी एक की सतह, तो दूसरी की सतह क्या होगी? धंसी हुई रहेगी। अगर एक की सतह उभरी हुई रहेगी तो दूसरा भाग काटेगा तो दूसरे की सतह क्या होगी? धंसी हुई रहेगी। अर्थात दो तरह की आपको सतहें प्राप्त होगी किसी एक गोले के भाग से। कितनी तरह की सतह प्राप्त होगी? दो तरह की सतह प्राप्त होगी। कैसी सतह है? परावर्तक सतह। तो इस तरह क्या कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण का कितना भाग होगा? दो भाग होगा। ठीक है, एक क्या होगा? अवतल और एक होगा उत्तल। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया कि दर्पण के गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होंगे? दो ही प्रकार होंगे। क्यों? क्योंकि जिस गोले से हम गोलीय दर्पण बनाते हैं उसमें दो ही तरह के परावर्तक सतह मिल सकती है। एक सतह होगी उभरी हुई और दूसरी सतह होगी धंसी हुई। इसीलिए गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा दो प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किसको हम अवतल दर्पण कहेंगे और किसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर, समझ रहे हैं? अवतल दर्पण उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। तो इसका परिभाषा क्या होता है? बाहरी सतह को रजतित सिल्वर्ड कर देने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। आपको जब हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ा रहे थे, याद कीजिए, जब समतल दर्पण के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो उस समय कांच दिया गया था, और कांच के पीछे क्या किया गया था? सिल्वर्ड किया गया था, चांदी की परत चढ़ाई गई थी, जिसे बोला गया था रजतित करना। तो यहाँ भी रजतित करेंगे। तो क्या कह रहा है कि बाहरी सतह को जब रजतित करते हैं, किसके बाहरी सतह को? गोलीय दर्पण के। जब किसी गोले के बाहरी सतह को रजतित करेंगे तो कैसा दर्पण प्राप्त होगा? अवतल दर्पण प्राप्त होगा। कैसा दर्पण प्राप्त होगा? अवतल। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसमें से हम काट लेते हैं इसके एक भाग को और इसके बाहरी सतह को रजतित कर देते हैं तो हमें कैसा दर्पण प्राप्त होता है? अवतल प्राप्त होता है। वहीं जब इसके भीतरी सतह को रजतित करते हैं तो कैसा दर्पण प्राप्त होगा? इसका उल्टा उत्तल दर्पण। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। लिखा गया है भीतरी सतह को, देख रहे हैं, भीतरी सतह को रजतित करने पर उत्तल दर्पण की प्राप्ति होती है। जब भीतरी सतह को रजतित किया जाता है तो हमें उत्तल दर्पण की प्राप्ति होती है।
ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है जब बाहरी सतह को रचित कीजिएगा तो अवतल और जब भीतरी को कीजिएगा तो उत्तल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोले का भाग हो। और खोखले गोले से दो ही तरह के परावर्तक सतह प्राप्त किया जा सकता है, एक उभरी हुई सतह और एक धंसी हुई सतह। ठीक है, तो दो प्रकार के दर्पण हो जाएंगे, एक अवतल हो जाएगा और एक उत्तल हो जाएगा। अवतल के लिए बोला गया है जब बाहरी सतह को रचित किया जाएगा तो अवतल मिलेगा। उत्तल के लिए बोला गया है जब भीतरी सतह को रचित किया जाएगा तो उत्तल मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए इन दोनों का एक और परिभाषा देते हैं जो आम बोलचाल की भाषा हो, आम बोलचाल की परिभाषा हो। आम बोलचाल की भाषा को जानने से क्या होता है कि चीजें हमको जल्दी से और बहुत दिनों तक याद रहती है। देखिए आइए देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, एक लिखा गया अवतल और एक लिखा गया है उत्तल। ठीक है, एक लिखा गया अवतल और एक लिखा गया उत्तल। देखिए दोनों में तल है, तल का सामान्य अर्थ होता है सतह। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, एक जगह है और दूसरी जगह है उ। औन्नति, औ शब्द से क्या बनता है, औन्नति बनता है, अर्थात धंसना, ऊपर से नीचे आना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, औन्नति होना। उन्नति होने का मतलब क्या होता है, विकास करना, ऊंचाई पर जाना। ठीक है, तो औ शब्द जहां होगा वहां पे धसा हुआ का भाव देगा और जहां पे उ शब्द होता है वो उठा हुआ का भाव देता है, अर्थात विकास करने का मतलब क्या होता है, उन्नति करना। तो यहाँ पे आप नाम से ही बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह औन्नति की तरफ ज्यादा हो, धसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, अर्थात उन्नति कर रहा हो, उसे कैसा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। समझ गए। इन दोनों का एक और परिभाषा है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब प्रकाश का परावर्तन कराएंगे तो। ठीक है, उस समय जब फोकस पढ़ाएंगे तो उसी समय बताएंगे इन दोनों का एक और नाम होता है, उस हिसाब से भी हम जान जाएंगे। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब पॉज कीजिए। चलिए हम लोग दर्पण देख चुके हैं। दर्पण में दो प्रकार देख चुके हैं, एक अवतल और एक उत्तल का। तो अवतल और उत्तल किससे प्राप्त होगा, किसी खोखले गोले के भाग से। तो ये हमारा गोला हुआ। ठीक है, तो इस गोले से क्या करते हैं, दो तरह के परावर्तक के सतह को काटते हैं। तो देखिए काटेंगे, यहां से एक ऐसे काट लेते हैं और एक को ऐसे काट लेते हैं, एक को ऐसे काटते हैं और एक को ऐसे काटते हैं। जब ऐसे काटेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति हमें प्राप्त होगी, एक ऐसे और एक और एक ऐसे। ठीक है, देखिए इसको क्या करते हैं, अंदर से रचित कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, बाहर से कर देते हैं। तो आपको परिभाषा पढ़ा चुके हैं। अवतल दर्पण में क्या है, जब बाहरी परत को रचित किया है तो अवतल मिलता है। और एक आम बोलचाल की भाषा में बताया है जिसका परावर्तक सतह। देखिए ये सतह परावर्तक होगा, कभी नहीं होगा क्योंकि इसको रचित किया गया है। ये परावर्तक कभी नहीं होगा, परावर्तक सतह वो होगा जहां पे रचित नहीं किया गया होगा। तो एक और परिभाषा बताया आपको कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ, औन्नति, अवतल, उसे क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। और देखिए एक किताब का परिभाषा दिया हुआ था कि क्या कि जिस दर्पण में भीतरी सतह को रचित करते हैं उसको उत्तल बोलते हैं। और हम एक और क्या बताया है कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ये उठा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। तो समझ में आ गया किसी गोले से कैसे दो दर्पण प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस दर्पण से कुछ संबंधित पद हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से पद हैं, देखिए ध्रुव, पोल, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस और प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी होगी। अगर आप अभी समझते हैं, आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर रहेगा तो आप अभी इसको याद कर लेंगे। देखिए कैसे, ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, कोई भी दर्पण होगा वो उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, ये दोनों के लिए, ये जो टर्म होते हैं दोनों के लिए एक ही परिभाषा होगा।
किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। ठीक है, ध्रुव किसे कहेंगे, पोल किसे कहेंगे, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब इसको आप बार बार पीछे जाकर सुन सकते हैं। चलिए दूसरा पे आते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए ये जो दर्पण प्राप्त हुआ है दोनों हमको, एक उत्तल और एक अवतल, ये किससे मिला है, किसी खोखले गोले से मिला है। और गोले के अंदर क्या होता है, एक केंद्र होता है जो कहाँ होता है, ठीक गोले के बीच में होता है। देखिए ये दिख रहा है, ठीक गोले के जो बीच में केंद्र होता है, उसी केंद्र को दर्पण के लिए क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है, गोला से ही ना निकाला गया है, अर्थात कहने का मतलब क्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है उसके केंद्र को, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आइए समझ गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। छूट गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जैसे केंद्र है, केंद्र किसका था, गोला का, उसी तरह गोला की त्रिज्या भी होगी। तो इसी गोले की त्रिज्या को, ये गोले के लिए त्रिज्या है, लेकिन दर्पण का जब बात किया तो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। क्यों वक्रता लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां से आसानी से समझिएगा, आप केंद्र के बारे में भी जानते हैं, वक्र त्रिज्या के बारे में भी जानते हैं। अब ये दर्पण के संदर्भ में आ रहा है, तो हमारा जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, वक्र होता है। आपको बताया है, गोलीय दर्पण बताते समय बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, वक्र होता है, इसीलिए इसके पहले वक्रता लग गया है। तो केंद्र जानते हैं, इसको बता चुके हैं। उसी तरह त्रिज्या, तो कहने का मतलब क्या होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है उसकी त्रिज्या को, किसकी त्रिज्या को, खोखले गोले का, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये आपको समझा चुके हैं, ध्रुव। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव, पोल। और आप केंद्र के बारे में जानेंगे, वक्रता केंद्र। यही वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर जो सरल रेखा खींची जाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाकर जो सरल रेखा खींची जाती है, उसी का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। उसी का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगर नहीं याद हुआ हो तो फिर से एक बार पीछे जाइएगा और जाकर देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए सर पॉज कीजिए। चलिए अब हम लोग फोकस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फोकस क्या होता है। वैसे फोकस समझ लीजिए, लोग कहता है बार बार पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, या अपने काम पे फोकस करो। फोकस करने का मतलब क्या होता है, ध्यान को केंद्रित करना, यानी ध्यान लगाना। आपका जो ध्यान भटक रहा है उसको एक जगह लाना। समझ रहे हैं आप, हम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। लोग कहता है पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं करता, दिन भर गेम खेलता रहता है। यानी फोकस करने का मतलब क्या है कि केंद्र बिंदु पे ले जाना। समझ रहे हैं, तो उसको आप देखिए परिभाषा के रूप में कैसे समझेंगे। लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष बताएं आपको, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर जो किरण दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी आपतित होगी तभी परावर्तित होगी, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कहा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। एक ये शब्द मिलना और आते हुए प्रतीत होना, इसके पहले भी इससे हम लोग रूबरू हो चुके हैं, याद है ना। कहाँ हुए थे लोग, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। ठीक है, तो मिलती है, देख ली यहाँ पर आ रही है और मिल रही है, और आती हुई प्रतीत हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे आई और चली गई, तो हमको देखना पड़ रहा है कि इधर से आ रही है, तो आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को फोकस करते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को फोकस कहते हैं और इसको F से दर्शाते हैं। चलिए कुछ छूट गया था, ध्रुव को P से दर्शाते हैं, याद आ गया, सॉरी। ध्रुव को P से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं और वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं। और कुछ पढ़ाई हुआ था उसमें, ध्रुव, मुख्य अक्ष
मुख्य अक्ष तो वही है, आप सरल रेखा होती है CP या FP ले सकते हैं। ठीक है, तो फोकस को F से, ध्रुव को P से, वक्रता त्रिज्या को R से। देखिए यहाँ पे छोटा r नहीं लिखिएगा, छोटा r किसके लिए होता है, वृत्त की त्रिज्या के लिए होता है, और दर्पण के लिए, वक्रता त्रिज्या के लिए बड़ा r होगा। चलिए ठीक है, फोकस समझ गया। अब देखिए ये फोकस, अब ये देखिए हमारा ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। देखिए दो प्रकार का दर्पण है, इसमें किरण आपतित हो रही है, तो देखिए ये यहाँ पे किरण आपतित हुई तो इसको इस डायरेक्शन में भेज रहा है, नीचे की तरफ। वहीं जब इस उत्तल दर्पण का बात करते हैं, यहाँ पे किरण जब आपतित हो रही है तो इसको क्या कर रहा है, बाहर बिक रहा है। तो देखे हुईगा आप, जैसे प्रयोग कर लीजिएगा, जैसे ये मान लीजिए ये आपका ये हाथ हो गया, जब इसमें किसी चीज को आप ऐसे बिकते हैं तो ये कैच करेगा, ये अंदर पकड़ेगा। वहीं जब ऐसा आपका ये उठा हुआ हाथ है तो आएगा तो क्या हुआ, बाहर चला गया। इसका गुण, उभरे हुए सतह का गुण क्या होता है, जब इस पे कोई वस्तु स्ट्राइक करती है तो इसको छटकाना होता है, छितारना होता है, ये छितारता है। वहीं जब ये धंसा हुआ रहता है तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ये जीवन से संबंधित है। वही ये काम, देखिए ये अवतल दर्पण धंसा हुआ है, इसीलिए जब इधर किरण आपतित होती है तो अंदर एक्सेप्ट करता है, अंदर की तरफ भेजता है। वहीं ये उत्तल दर्पण क्या होता है, उभरा हुआ होता है। यहाँ पर जब किरणें आती है तो किरणें को क्या करती है, छितराती है। तो आपको ये बताए थे, ठीक है, कि इसका एक और परिभाषा देंगे। ये मिला रही है, ये मिला रही है, और ये क्या कर रही है, छितार रही है। तो वैसा दर्पण जो परावर्तन के बाद किरणों को एक बिंदु पर आकर मिलाती है उसे अवतल कहेंगे, और जो दर्पण किरणों को छितराती है परावर्तन के बाद उसे उत्तल कहते हैं। तीन परिभाषा आपके पास हो गया दर्पण का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का तीन परिभाषा हो गया। ठीक है, जो दर्पण किरणों की परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलाती है उसे अवतल, और जो दर्पण छितारती है उसे क्या कहेंगे, उत्तल। ठीक है, तो ये परिभाषा बताना था इसलिए समझा दिए। तो ये गुण समझ रहे हैं, यहाँ पे जब किरण आपतित होगी तो आपतित होने के बाद इसका क्या गुण है, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करेगी और इसको नीचे भेजेगी। नीचे भेजेगी, यहाँ कहाँ पे आकर कट रहा है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु पे कट रहा है। फिर एक और लेंगे समानांतर आपतित किरण, फिर ये अंदर भेजेगी। तो ये जो जिस बिंदु पे कट रहा है इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस। यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है, इसका गुणधर्म अलग है, इसका आचरण अलग होगा, इसका गुणधर्म अलग है, जब तो इसका आचरण भी अलग होगा। तो यहाँ पे जब किरणें आपतित होती है तो ये क्या करती है, किरणों को छितराती है, किरणें छटकेंगी, और छटकने के दरमियान क्या होगी, ये किरणें आएंगी और इधर भाग जाएंगी। ठीक है, ये आएंगे और इधर क्या करेंगे, भागेंगी। तो इधर प्रिंसिपल एक्सिस आपका कहीं पे नहीं है, इधर आपका मुख्य अक्ष नहीं है, तो इधर किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगे, आपका मुख्य अक्ष इधर होगा। तो इधर ही देखना होगा कि हमको ये कहां से आती है प्रतीत होगी, इधर मिलेगी नहीं। तो हम इधर से देखते हैं तो देखते हैं कि जो ये परावर्तित किरण है इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या हो रही है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, समझ गए। तो अवतल दर्पण में फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा, और वहीं जब बात करेंगे आपको उत्तल दर्पण में तो फोकस इधर हो जाएगा, वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बिंदु और समझेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको सिद्ध करना है R बराबर 2F। R किसको बोले हैं, वक्रता त्रिज्या को। ठीक है, R किसको बोले हैं, वक्रता त्रिज्या को। कहने का मतलब क्या है, ध्रुव को जब मिलाएगी वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी वक्रता त्रिज्या होती है, वो फोकस की दुगुनी दूरी के बराबर होती है। यहाँ पे समझ लेंगे, ये किरण क्या कर रही है, दर्पण पर आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद यहाँ से क्या कर रही है, क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। ठीक है, ये किरण यहाँ पे आई, आपतित हुई, आपतित होने के बाद क्या की, परावर्तन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे चलिए देखिए, जो ये क्या है, ये गोले का भाग है, और ये गोले का क्या है, केंद्र है। जब केंद्र से गोले की किसी भी परिधि पर आप जब सरल रेखा खींचेगा तो सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, मालूम है, मैथ पढ़ोगे लोग को मालूम होगा, ये कोण बनाती है 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस दर्पण के परिधि पर आप जो भी केंद्र से रेखा खींचेगा वह दर्पण के परिधि पर क्या होती है, समकोण होती है। तो ये समकोण होने का मतलब कैसा बन जाएगी, ये नॉर्मल का काम करेगी। आपको बताया गया था क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मिल गया, आपतित किरण हो गई, ये नॉर्मल हो गया, और ये परावर्तित किरण हो गई। हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक समझ गए, चलिए ठीक है, अब फिर आगे समझा जाएगा। चलिए हमको अब समझना है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
इसके लिए क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ किए हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और उस पर क्या किए, एक किरण आपतित किरण लिए हैं जिसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, ये दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहां से जाएगी, ये जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर है, और इसकी जस्ट पहले हम लोग पढ़े कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। तो परावर्तित हो रही है और कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। ठीक है, उसके पहले एक और बिंदु पे चर्चा हुआ था कि ये जो सी होता है ये केंद्र होता है, और केंद्र से परिधि पर जो सीधी रेखा खींची जाती है वो लंब डालती है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जो आपको बताया था कि ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण और विलंब के बीच का कोण आई, और ये परावर्तित किरण और विलंब के बीच का कोण, सॉरी, परावर्तित किरण और विलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। चलिए ठीक है, तो देखिए रचना किया गया है, लिखिए। माना कि बी बी एक अवतल दर्पण है, इस दर्पण का नाम दे दिए, जैसे हम लोग प्लेन मिरर का नाम दे रहे थे एम एम डैश, उसी तरह इसका नाम दिया क्या, बी बी डैश। ठीक है, जिसका पी ध्रुव है, ध्रुव कहाँ होता है, मध्य में, इसको किसे सूचित करते हैं, पी से। सी वक्रता केंद्र है, एफ फोकस है, तथा पी सी मुख्य अक्ष है। ये पीसी क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ए बी आपतित किरण है, बता चुके हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस पर प्रतिच्छेद करती है। इतना सारा आपको ऐसा ही लिखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा, एकदम सिलसिलेवार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या, सी बी दर्पण के सतह पर बिंदु बी पर अभिलंब है। ये सी बी समझा चुके हैं कैसे अभिलंब है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है। आगे आप वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा। तो आइए, परावर्तन के नियम से हम लोग, परावर्तन के 2 नियम थे, जिसमें एक पहला नियम था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कौन सा, देखिए ए बी सी। तो परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी किसके बराबर है, कोण सी बी एफ। सी बी एफ, इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। देख रहे हैं, ये है हमारा क्या, आपतन कोण, और क्या है ये, परावर्तन कोण। ये दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर, कहां से, परावर्तन के नियम से। तो इस कोण को यही ना लिखेंगे ए बी सी, और इस वाले कोण को सी बी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखिए, बात हुआ है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये जो अविलंब है ये कैसी रेखा कार्य करेगी, तिर्यक छेदी रेखा की तरह कार्य करेगी। ठीक है, किस रेखा की तरह कार्य करेगी, तिर्यक छेदी रेखा की तरह कार्य करेगी। तो इस कोण को और इस कोण को क्या नाम देते हैं, एकांतर अंतःकोण, जिसपे कल के क्लास में भी चर्चा हुआ था। ये एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जिसको लिखा गया है कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। कहां से, एकांतर अंतःकोण से, समीकरण नंबर 2। तब आते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। आप जानते हैं कि अगर राइट हैंड साइड अगर बराबर हो, इधर वाले को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों समीकरण है, तो राइट हैंड साइड को बराबर करते हैं। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर भी ए बी सी है और इधर भी ए बी सी है। जब ये दोनों सेम है तो इधर के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो वही लिखा गया है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कोण सी बी एफ। सी बी एफ कौन सा कोण है, देखिए सी बी एफ, यानी इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, बराबर कोण बी सी एफ। किस कोण, इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो अब यहाँ इतना दूर तक भूल जाइए। देखिए, ये जो आकृति है, ये वाला आपको कैसे दिख रहा है, एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है, त्रिभुज की तरह। जिस त्रिभुज की दो कोण क्या है, बराबर है। तो जिस त्रिभुज के 2 कोण बराबर, तो उसकी 2 भुजाएं बराबर थी, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर है, इसका सम्मुख भुजा ये और इसका सम्मुख भुजा ये, तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर, देखिए ये तो हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर सी एफ। ठीक है, एफ बी बराबर सी एफ हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब आइए, अब एक थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, अनुमान उसको मानते हैं। तो क्या मानते हैं, देखिए मानते हैं कि ये जो बी है, ये बी बिंदु पी के बहुत निकट है। ये कौन सा दूरी है, जो हम लोग एफ बी लिखे हैं लोग, ये वाला दूरी है, ये वाला दूरी है। इस वाले दूरी को ये लगभग इसके बराबर होता है, तो वही मानते हैं कि बी क्या है, पी के निकट है। ये दोनों बिंदु बहुत एक दूसरे के निकट है, तो एफ बी
किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। वहीं लिखे हैं यदि बी यदि पी के निकट होगा तो जो ये दूरी है, निकट कहने का मतलब क्या है कि ये इसके पास है, यानी अर्थात ये जो इधर जा रहे हैं ये इधर भी आ सकते हैं। तो वहीं लिखा है यदि बी पी के बहुत निकट हो तो एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के, अर्थात समीकरण नंबर 4। देखिए एक चीज समझिएगा, चलिए बाद में बताएंगे। समीकरण नंबर 4। अब क्या करते हैं, दो समीकरणों को सॉल्व कर चुके हैं, अब तीसरे और चौथे को लेते हैं। जब तीसरे और चौथे को लेते हैं तो देखिए यहां भी देखिए एफ पी बराबर सी एफ और एफ पी बराबर एफ पी। तो सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो आइए सी एफ बराबर एफ पी लिखते हैं। ठीक है, सी एफ बराबर क्या लिखते हैं, एफ पी लिखते हैं। इसको समीकरण ले लीजिए 5 ले लीजिए, समीकरण नंबर 5। अब देखिए ये जो हमारा सीपी है, ये जो सीपी, ये वाला जो दूरी है सीपी, ये जो सीपी दिख रहा है, ये सीपी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सीपी कैसे मिलेगा, यदि सीएफ और एफपी को जोड़ दिया जाए तो सीपी मिल जाएगा। ये हमारा जो सीपी है, सीपी में क्या किया जाएगा, सीएफ को और एफपी को जोड़ देंगे तो सीपी के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा गया सीपी बराबर सीएफ प्लस एफपी। ठीक है, क्या लिखा गया है, सीपी बराबर सीएफ प्लस एफपी। यहां तक समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये जो अभी हम लोग निकाले हैं सीएफ किसके बराबर है, एफपी के बराबर है। सीएफ किसके बराबर है, एफपी के बराबर। देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, तो हम लिख सकते हैं सीपी बराबर सीएफ के जगह पे एफपी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, एफपी प्लस एफपी, अर्थात सीपी बराबर 2एफपी। अर्थात कहने का मतलब क्या है, सीपी बराबर 2एफपी। अब देखिए हमारा सीपी क्या है, सीपी आपको कुछ देर पहले बताया कि ये सीपी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये सीपी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये एफपी क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2एफ, यानी आर बराबर 2एफ। सिद्ध हो गया। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि एफ बराबर आर बाई 2। इस 2 को यहां पे ला दीजिए, गुना में तो कहां चला जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाई 2। एक चीज और देखिए, ये जो होता है, ये जो संबंध होता है एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2एफ, ये दोनों एक ही चीज है। ये जो संबंध होता है ये तभी पॉसिबल है जब आपतन बिंदु ध्रुव के बिल्कुल निकट हो, बिल्कुल पास हो, तभी ये संभव है। आपतन बिंदु मतलब समझ रहे हैं, यही ना आपतन, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। जिस पर आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यदि आपतन बिंदु ध्रुव के नजदीक है तभी इस रिलेशन का तभी ये रिलेशन सही है। अगर नजदीक नहीं है तो ये रिलेशन मान्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा। ये तभी संभव है जब आपतन बिंदु ध्रुव के क्या हो, बहुत पास हो। चलिए एक और चीज है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के दुगुनी के बराबर होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना के बराबर होता है, ये समझ चुके हैं। देखिए फोकस को बड़ा एफ से दर्शाएंगे और फोकस दूरी को छोटा एफ से, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कुछ होमवर्क ले लीजिए घर के लिए। और देखिए आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कल हम आपको बताए थे कि समतल दर्पण में पार्श्विक विस्थापन होता है, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिए थे, एम का दिए थे, ओ का दिए थे और ए का दिए थे। ये पार्श्विक विस्थापन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आधा जब इनको काटिएगा तो दोनों तरफ सेम होता है। तो वैसा ही आप जवाब दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, कौन ऐसे और अल्फाबेट है जिनमें पार्श्विक विस्थापन नहीं होता है। समझ गए, अल्फाबेट बताना है जिनमें पार्श्विक विस्थापन नहीं होता है, ये कमेंट के लिए है। चलिए और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसको क्या करना है, जो अभी वाले क्वेश्चन दे रहा है, जो अभी दे रहा है उसको बनाकर उसका फोटो लेकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में भेजना है। देखिए फोकल लेंथ है आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आपको इन सब का क्या करना है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। ठीक है, और किसमें निकालना है, मीटर में निकालना है। किसमें निकालना है, मीटर में। सेंटीमीटर में दिया गया है फोकस दूरी और आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है किसमें, मीटर में निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ये कर दिया है। खैर आपसे यही पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या निकालिए, तो इसको कहाँ निकालना है, मीटर में निकालना है। थोड़ा सा ज्यादा काम कर देगा, घर पे काम कीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर मिला जाएगा अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए।